बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश भौतिक विन्यास। ठीक है, तो भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य में स्थित है। ठीक है, एक सीमांत राज्य है। वर्तमान में इसकी सीमा नेपाल देश से जुड़ी हुई है, 519 किलोमीटर समथिंग है। ठीक है, राज्य के विभाजन से पूर्व इसकी सीमा तिब्बत यानी चीन से भी जुड़ी थी और उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि जब उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश में ही था तो इसकी जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा थी वो नेपाल और चीन दोनों से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया, यानी कि 13 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के अलग हो गए और उत्तराखंड बस गया 9 नवंबर 2000 को, तो इसकी जो चीन की जो सीमा थी वो चीन की सीमा थी वो उत्तराखंड से तो टच है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अब नहीं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरिक विस्तार के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तर 30 डिग्री यानी 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, अगर देखा जाए, आप कुछ भी नहीं याद रखो तो आप इन दोनों के मध्य की जो, ठीक है, अंतर की याद रख लेना कि, ठीक है, दोनों ही एरिया में 6-6 डिग्री का अंतर है। उत्तर प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूरब में 650 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला सोनभद्र है, और सोनभद्र 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 राज्यों को टच करता है। इसका सबसे पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो हम थे। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा शामिल है, जबकि एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, जिससे कि टोटल 9 राज्य हो जाते हैं, 9 राज्य और संघ शासित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश 11 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, जबकि सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से लगी हुई है। प्रदेश के सहारनपुर जिले में से 3 सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा जुड़े हुए हैं सीमावर्ती राज्य सहारनपुर से, जबकि सोनभद्र जिले से सर्वाधिक 4 राज्य क्रमशः जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। वहाँ पर हमने अभी हाल फिलहाल में आपको बताया था कि, ठीक है, सोनभद्र से 3 नहीं बल्कि 4 जिले शामिल हैं। ठीक है, 4 राज्य टच करते हैं, जबकि सहारनपुर से 3। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सबसे पहला कौन सा होगा? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो टोटल 9 राज्यों में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश कौन कौन से जिले टच करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश से देखो कौन कौन टच करता है। मध्य प्रदेश की पहली बात है कि मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले हैं जो टच करते हैं। कौन कौन से? सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ठीक है, जिसमें से जो ललितपुर है, ठीक है, ललितपुर है, वो ललितपुर मध्य प्रदेश को, मतलब मध्य प्रदेश ललितपुर को तीन तरह से टच करता है, तीनों साइड से टच करता है। ठीक है, बिहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और चंदौली टच करते हैं। उत्तराखंड के बारे में बात की जाए तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर टच करते हैं। हरियाणा में सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और शामली भी टच करते हैं। राजस्थान के देखते हैं तो आगरा और मथुरा हो गया, दिल्ली में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के ये 2 जिले हैं जो दिल्ली को टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो सहारनपुर, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र और झारखंड से भी सोनभद्र टच करता है।
उत्तर प्रदेश की का सीमावर्ती देश नेपाल है, जिसके साथ प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज शामिल हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन कि आप पूछा जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपसे बोला जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा जिला नेपाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा करता है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह में आपको पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज याद रखना है। उत्तर प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पूर्व में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले टोटल 8 बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश का किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है पठारी भाग, भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन आर्कियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो भावर एवं तराई का प्रदेश, भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भौतिक विन्यास के बारे में बात की जाए तो शिवालिक तलहटी, भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और दक्षिण का एरिया, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला है सहारनपुर वाला एरिया, ये शिवालिक तलहटी पर है, जबकि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ठीक है, जिसमें से कम सकरा है और ठीक है घना कम है, ठीक है, लाइनिंग दूर दूर है, तो ये कंकड़ वाला एरिया है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? कंकड़ वाला एरिया है। जबकि जो बहुत बहुत पास पास है, ठीक है, ये बालू वाला एरिया है। ठीक है, यानी गंगा यमुना से जो भी कड़ लेकर आती है गंगा यमुना, ठीक है, वो कड़ इस एरिया में, और यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भावर एवं तराई का प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो भावर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है। ठीक है, फिर से देख लो, एक पट्टी के रूप में, इसको इस तरह से आगे बढ़ाओ, एक छोटी सी पट्टी बनाती है ना, एक पट्टी के रूप में, ठीक है, भौतिक प्रदेश की चौड़ाई क्रमशः घटती जाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। भावर क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृति बनती है। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिले में है। तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर है। तराई क्षेत्र में पट्टी की चौड़ाई, जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ कुशीनगर, सहारनपुर की ओर से इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर थोड़ा चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है, जबकि यहाँ पर आने पर कम चौड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस है, और धीरे धीरे ये पतली होती जाती है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में से फिर से प्रकट हो जाती हैं। तराई क्षेत्र दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र जो महीन अवसादों से निर्मित है। यह क्षेत्र वनों एवं लंबी घासों से ढका हुआ दलदली क्षेत्र होता है। अब गंगा यमुना का दोआब के बारे में बात करते हैं। गंगा यमुना का दोआब, तो गंगा यमुना में विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान, गंगा का पूर्वी मैदान सम्मिलित है। ठीक है, यानी फिर से देखो, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान, ठीक है, सम्मिलित है। यमुना नदी गंगा दोआब के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, तो वहीं गंडक पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि वहीं गंडक पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इस मैदान का निर्माण काप मिट्टी या कीचड़ व बालू से हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस मिट्टी का क्या हुआ है? कीचड़ या बालू से हुआ है, काप मिट्टी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो काप मिट्टी, काप मिट्टी। आगे बढ़ते हैं।
इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल कैसा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखो ये रहा पूरब, सॉरी ये है उत्तर नॉर्थ एरिया और ये है पश्चिम वेस्ट एरिया, ठीक है। और ये वाला एरिया कौन सा है? ये है ईस्ट, यहीं पर बलिया है ईस्ट और यहाँ पर है सोनभद्र, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है? साउथ का, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट साउथ की तरफ है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा बजाय ईस्ट और साउथ के, ठीक है। और ढलान भी वैसी तरह से है, नॉर्थ वेस्ट का ढलान है ईस्ट साउथ का। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण का मिट्टी से हुआ जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी आदि जिलों तक है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया आदि जिलों तक है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेशों का निर्माण अति नूतन एवं अविनूतन युग में नदी घाटी के अपसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर एवं पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश में मिट्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोला जाता है, जबकि निचली एवं नवीन मिट्टी को खादर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा निचली एवं नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी, ठीक है। देखो इस मिट्टी को बोलेंगे, ये जो अब इसको थोड़ा परिवर्तन करते हैं, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। कर तो हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी ये जो मिट्टी है, यानी कि शुरुआत में जब यहाँ पर जैसे कि हिमालय और यहाँ से मिट्टी आती रहती है, तो क्या होता है, ये जो मिट्टी है ना, वो है खादर, ठीक है ना, सॉरी वो है बांगर। और इसी मिट्टी को बोला जाता है प्राचीन मिट्टी। इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? इसी मिट्टी को बोलते हैं प्राचीन मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जबकि ये जो नीचे वाली मिट्टी है, ये वाली मिट्टी, इसको बोलेंगे खादर, ठीक है, इसको खादर मिट्टी बोलेंगे। और यही है नवीन मिट्टी, या ठीक है, इसको ही बोलेंगे नवीन मिट्टी। यानी कि ये जो वो कण होते हैं, देखो कण तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन सबसे महीन कण यहाँ पर होते हैं, यानी इनसे भी जो रिश्ते हैं, रिस कर पहुँचते हैं वो यहाँ तक, ठीक है। तो नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी, जबकि पुरानी मिट्टी को, प्राचीन मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलेंगे। दक्षिण का पठारी प्रदेश के बारे में बात करते हैं। कुल, ठीक है, 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड का निर्माण प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीच मिट्टी और निम्न प्रदेशों में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में काली मृदा रेंगुर का विस्तार है, जबकि बुंदेलखंड में चिलास नामक घास प्रमुख में पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। इस पर कम से कम आप 3 स्टार मारो, जिससे कि आपको चीज़ें ध्यान रहें, जब आप दोबारा रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जो काली मृदा बुंदेलखंड की मृदा है, और बुंदेलखंड में चिलास नामक घास प्रमुखता पाई जाती है। चिलास, आपसे तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो चिलास नामक घास है वो कहाँ पर प्रमुखता पाई जाती है? तो वो बुंदेलखंड के एरिया में पाई जाती है चिलास। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है।
इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है। आपसे पूछा जाता है कि बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, तो वो सोन नदी है। बुंदेलखंड का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम कैप्सूल हैं जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य का कारण है कि यह निकट है। फिर से सुनो, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, ठीक है, यहाँ बुंदेलखंड में चिलास नामक घास है, चिलास, ठीक है, चिलास नामक घास है, ठीक है, और यहाँ पर मिट्टी काली है, ठीक है, और उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह कर्क रेखा के पास है। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। रानी झांसी का किला इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि बंगीरा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, तो रानी झांसी का किला है वहीं पर बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। यानी रानी झांसी का किला बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी झांसी का किला। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी है सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग, उत्तर यूपी के दक्षिण भाग, ठीक है, के सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इस सबसे ज़्यादा छोटा है हापुड़, ठीक है, फिर संत कबीर नगर, इस तरह से आ जाएगा। तो ऑप्शन में ये कुछ दिए गए थे जिनमें से आपको सबसे छोटे से लेकर बड़ा छांटना था। तो उसमें गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा होगा क्षेत्र परिदृष्टि से, उससे बड़ा होगा बारामाकी, तीसरा नंबर पर आएगा मिर्जापुर और चौथे नंबर पर आएगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? आदिकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है, तो बुंदेलखंड का भाग है, ठीक है, जो आदिकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है? तो पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ आती है, ठीक है, इस जगह, इस एरिया में बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि ढाल है ना, ढाल है, ढाल, ठीक है, ढाल की वजह से जो बाढ़ का खतरा बना रहता है यहाँ पर, क्योंकि पानी रिसता जाता है और इकट्ठा होता है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य सीमा के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बलिया। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल। नेपाल से टोटल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा साझा करते हैं? 7। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा ने सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो ओडिशा शामिल है। जो ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? महोबा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है, या 33% कह सकते हो। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है, और मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, और बिहार है, ठीक है, उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा के बारे में बात करेंगे। तो प्रदेश की भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भौतिक विविधता है, ठीक है, जिसकी हमने अभी देखा है कि जो, ठीक है, जो मिट्टी है वही अलग है, ठीक है, कहीं पर कंकड़ वाली मिट्टी है, तो कहीं पर गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, दोआब क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है, ठीक है। तो कहीं पर हम देखते हैं दक्षिण वाले भाग को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मिट्टियों में भी परिवर्तन है, तो जलवायु में बिल्कुल परिवर्तन होगा। कहीं पर बाढ़ आती जाती है तो कहीं पर बिल्कुल पानी भी नहीं नसीब होता है। जैसे आगरा वाला एरिया, मथुरा वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है,
और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। प्रदेश की भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है जलवायु की दृष्टि से। वैसे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। पहला है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में आता है। कौन कौन सा? तो पहला है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश और दूसरा साधारण आर्द्र और उष्ण जलवायु प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। तराई प्रदेश वार्षिक वर्षा औसत और दूसरा है पूर्वी प्रदेश वार्षिक वर्षा औसत। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख लो। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश नम। ठीक है, तो देखो, तो पहला है उष्ण प्लस आर्द्र जलवायु, उष्ण प्लस आर्द्र जलवायु। ठीक है, और दूसरा है साधारण आर्द्र प्लस उष्ण। ठीक है, ये 2 टाइप के हैं। ठीक है, दो भाग हैं। ठीक है, जो हमारी जो उत्तर प्रदेश की जलवायु इन 2 भागों में डिवाइड की गई है। अब इसे उष्ण एवं आर्द्र उष्ण प्रदेश को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया। ठीक है, इन दोनों को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है तराई प्रदेश वार्षिक औसत वार्षिक वर्षावन, तराई वाला तराई प्रदेश। ठीक है, दूसरा है पूर्वी प्रदेश। ठीक है, जो तराई प्रदेश है वो है 120 से 180 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, जबकि पूर्वी प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में वे मैदानी भाग आते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिम मैदान क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, फिर से सुनो। साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में वे मैदानी भाग आते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी मैदान क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, आपको बता ही चुके हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में। ठीक है, जो वर्षा शीत ऋतु है वो आ जाती है अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। ठीक है, लगभग 4 महीने। ठीक है, उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाती है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, जून तक, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, जून तक आती है। ठीक है, उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आती है इन दोनों के बीच का एरिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, अक्टूबर तक। तो यहाँ पर जो 3 टाइप से जलवायु रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो मैप है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सहारनपुर वाला एरिया है आपको पता ही है, सहारनपुर। ठीक है, और यहीं पर बस्ती, पीलीभीत, ठीक है, और सिद्धार्थनगर। ठीक है, और ठीक है, पीलीभीत हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। ठीक है, और भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ज़िले मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य वर्षा होती है, इन एरिया में मध्य वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि वर्षा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। ठीक है, मतलब पर्याप्त होती है, इतना होती है, काम चल जाता है। लेकिन जो ई वाला एरिया है, यहीं पर मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ठीक है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है। ठीक है,
और अल्प वर्षा इस एरिया में होती है। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा कम वर्षा होती है। ठीक है, ये देखो ललितपुर हो गया, ठीक है, ललितपुर। और ये वाला एरिया सोनभद्र वाला हो गया, सोनभद्र, ठीक है। और ये देखो बलिया हो गया। यानी निम्न वर्षा और कम वर्षा, इन सब का मतलब क्या है कि यहाँ पर बाढ़ की जो खतरे हैं ना वो कम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई के लिए आप अच्छी व्यवस्था है, आप यहाँ पर सिंचाई अच्छे से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जो लेकिन जहाँ पर निम्न वर्षा है वहाँ पर तो आपको समस्या पैदा होगी, और जहाँ बहुत ही ज़्यादा कम वर्षा होती है वहाँ की तो आप बात ही छोड़ दो। ठीक है ना। और ये देखो जो ये जो है ना वो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, एमपी वाला। और इसके 11 उत्तर प्रदेश के 11 जिले एमपी को टच करते हैं, जिसमें ललितपुर हो गया ना, ललितपुर 3 साइड से एमपी को टच करता है। ठीक है, और बलिया से बिहार टच करता है, बिहार। और यहीं पर प्रयागराज भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के उत्तरायण में होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। सूर्य के उत्तरायण में होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च महीने से जून मध्य तक होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तथा औसत न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के मध्य रहता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री तक चला जाता है। इस ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को स्थानीय भाषा में लू के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनो। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत से उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च महीने से जून मध्य तक होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा औसत न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के मध्य रहता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री तक चला जाता है। इस ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को स्थानीय भाषा में लू के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जबकि बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? झांसी और आगरा में, जबकि बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्चतम तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब बन जाता है। परिणामतः मानसूनी हवाओं का आगमन होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, और ठीक है, जब ऊपर उठती है तो जो ठंडी वायु होती है वो नीचे आ जाती है। इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा 83% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। प्रदेश के भौतिक उच्चावच में विभिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदान क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर तक तथा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीग्रेड वार्षिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा 91 सेंटीमीटर होती है, जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीने में प्राप्त होता है। प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, औसत वार्षिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर होता है, 184.7 सेंटीमीटर, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा, औसत वार्षिक वर्षा 54.4 सेंटीमीटर है। प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है और फरवरी के अंत तक रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जनवरी महीने में पड़ती है। शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण में अधिक और उत्तर में कम होती है। प्रदेश में शीत ऋतु के समय दक्षिण पठारी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है,
जबकि मैदानी भागों में औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है, जो रबी के फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है, मृदा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं हम लोग। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की प्रदेश के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षयन तथा कार्बनिक पदार्थों के विगलन या विघटन के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है, मिट्टी कहलाती है। भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, जो निर्माण की दृष्टि से नूतन एवं उपनूतन की प्रकृति की होती हैं। दूसरा होता है दक्षिण पठारी एवं बिंद शैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। निर्माण की दृष्टि से मिट्टियाँ अति प्राचीन एवं द्रव्यदार होती हैं। गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन काप मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरी नवीन काप मिट्टी, जिसको खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी प्राचीन काप मिट्टी जिसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और नवीन काप मिट्टी जिसको खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है। बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है। फिर से सुनो, बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवाश्म, पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थानीय नाम उपरहार है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है। खादर मिट्टी कैसी? नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन काप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवाश्मों, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, परंतु ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी हर एक मिट्टी में पाई जाएगी आपको। ये कुछ मुख्यतः हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी। प्रदेश के जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जलोढ़ मृदा ही है। प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिकटा, करियाल व धनका भी है। ठीक है, क्या है? सिकटा, करियाल और धनका। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। बताइए जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिकटा नाम से जाना जाता है, करियाल नाम से और धनका के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं भूड़ मिट्टी। भूड़ हल्की दोमट व मिश्रित बलुई मिट्टी होती है, जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लीस्टोसिन युग निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में हुआ है। बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे लवणीय, क्षारीय एवं मरुस्थलीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। प्रदेश की ऊसर भूमि को रेह, कल्लर, बंजर आदि नामों से भी जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में भी सर्वाधिक विस्तार है। मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में, जैसे मथुरा हो गया, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती है, जो कि मृदा अपरदन के कारण निर्मित है। बुंदेलखंडीय मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगुर आदि नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार प्रदेश के झांसी, ललितपुर व हमीरपुर जिलों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सेलों के अपक्षय से होता है। अपक्षय का मतलब होता है घिसने से होता है, जिसमें जीवाश्म, चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूं, चना, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, चना व दालें मुख्यतः हैं। माड़ या मार मिट्टी के बारे में बात की जाए तो माड़ या मार मिट्टी काली या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। जो माड़ या मार मिट्टी है वो काली या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। माड़ मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सिलिकेट पाया जाता है, लोहा और एल्यूमिनियम। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय पठारी भागों में पाई जाती है, राकड़ मिट्टी। जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी कुशीनगर में पाई जाती है। देखो, जो भाट मिट्टी है वो कुशीनगर में पाई जाएगी, ये याद रखना।